दोस्तों, एक हीरा व्यापारी के घर में आग लग जाती है। अब घर के सभी सदस्य तो बाहर भाग आते हैं किसी तरह से, लेकिन उस घर की इकलौती बेटी उसी आग के चपेट में फंस जाती है। अब जो उस घर का नौकर होता है किसी तरह से घर के अंदर जाता है और हीरा व्यापारी की इकलौती बेटी को बचाकर बाहर लाता है। लेकिन उसके बाद उस नौकर की जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गुजरात के सूरत शहर की। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले के ही एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक विजय नाम का लड़का था। विजय के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई था। अब परिवार बहुत ही गरीब था। विजय के जो पापा थे वो दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे और किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन उसमें भी परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता था। घर में बहुत मजबूरी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। अब इसी तरह से किसी तरह इसी गरीबी में विजय अपना पढ़ाई लिखाई करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। किसी तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब जो विजय था अपने ही गांव के शहर में जाता है नौकरी देखने के लिए। इधर उधर बहुत वो नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलता है। वो अच्छा खासा नौकरी ढूंढ रहा था जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो, लेकिन गांव देहात में इतना अच्छा नौकरी मिलना भी आसान नहीं होता है। अब इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और घर में बैठा रहता है। अब एक दिन अचानक से जो विजय का दोस्त था वो सूरत में काम करता था, वो फ़ोन करता है विजय को, उससे उसका हाल खबर लेता है और पूछता है कि और बता, तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। विजय कहता है कि हाँ यार, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं नौकरी के तलाश में हूँ। घर में बहुत परेशानी चल रही है, पैसों की बहुत किल्लत है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, अब तो मुझे ये सब एकदम बेकार सा लग रहा है। उसका दोस्त कहता है कि तुम इतना परेशान मत हो, आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, वो भी अच्छा खासा नौकरी। यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। अब यह बात सुनने के बाद उसके मन में भी ख्याल आने लगता है कि वाकई में अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो घर की गरीबी वैसे ही दूर हो जाएगी। अब इस बात को विजय अपने माता पिता से कहता है और कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ सूरत काम करने के लिए। उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं। 2 दिन के बाद किसी तरह से विजय के पिता उसको उधार लाकर देते हैं पैसे और विजय चला जाता है ट्रेन पकड़कर डायरेक्ट सूरत। सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद विजय का दोस्त वहां पर आया हुआ था उसे रिसीव करने के लिए। वो ले जाता है अपने कमरे पर। वहां ले जाने के बाद उससे कहता है कि आज तुम रेस्ट कर लो, कल मैं ले जाता हूं अपने सेठ जी से तुम्हें मिलाता हूं। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन उसका दोस्त उसको लेकर जाता है सेठ जी के पास, जो कि एक हीरा व्यापारी होता है। उसी के कंपनी में लेकर जाता है और अपने सेठ से मिलवाता है। उसका जो सेठ होता है कहता है कि ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना और जो भी काम होगा मेरा स्टाफ तुम्हें समझा देगा। अब उसके अगले दिन से विजय काम पकड़ लेता है और बड़े ही मेहनत और लगन के साथ वहां पर काम करने लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। करीब 6 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। इन 6 महीने में विजय अच्छा खासा कारीगर बन जाता है और अच्छा खासा काम करने लगता है। सेठ जी उसका मेहनत और लगन देखने के बाद बहुत इम्प्रेस होते हैं। एक दिन सेठ उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि विजय, अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और वहीं का काम काज तुम संभालोगे। दरअसल जो सेठ जी थे उनका बहुत बड़ा हवेली था और उस हवेली में लगभग 15 नौकर काम करते थे। बस उसको नौकरों को ही मैनेज करना था और नौकरों से ही काम करवाना था। जब यह बात वो सुनता है तो खुश होता है, क्योंकि सेठ जी कहते हैं कि तुम्हारा रहने और खाने पीने का जिम्मा मेरा है, वहीं पर तुम्हें रहना है और वहीं पर खाना है। अब विजय सोचने लगता है कि अगर मैं सेठ जी के घर पर रहूंगा तो मेरा खाना खर्चा भी बच जाएगा, रूम का खर्चा भी बच जाएगा, यानी कि पूरी सैलरी मेरी बच जाएगी। तो अच्छा होगा, घर में
सारा सैलरी मैं भेज सकता हूँ। अब उसी दिन से विजय अपना सारा सामान लेकर चला जाता है सेठ जी के घर में। सेठ जी के घर में एक अलग सा कमरा उसे दिया जाता है, उसी कमरे में रहता और जो काम उसे समझाया जाता है उस काम को वो अच्छे से करता। सेठ जी के घर में 15 नौकर के अलावा उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे। सेठ जी थे, उनकी पत्नी थी और उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था रिया। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 1 साल में विजय अच्छा खासा पैसा अपने घर भी बेच चुका था। धीरे धीरे करके उसके घर की आर्थिक तंगी ठीक हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से विजय के पापा विजय को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसका ऑपरेशन कराना होगा। और ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अगर 2 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा। जब 2 लाख रुपए की बात सुनता है विजय तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है कि भला वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में पैसा तो था ही नहीं। हर महीने जो भी पैसा होता था वो अपने घर भेज दिया करता था। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वो जाता है एकदम मुंह लटकाए हुए, एकदम उदास चेहरे में अपने सेठ जी के पास। सेठ जी के पास जाकर वो सारी परेशानी बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है। अब उसी वक्त सेठ जी अपने मैनेजर से कहते हैं कि इसको 2 लाख रुपए दे दो। अब वहीं पर विजय सेठ जी के सामने ही रोने लगता है और कहता है कि सेठ जी आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो, बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हो। तुम्हारा यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गया है। इन 1 साल में इंसान को मैं अच्छे से समझ और पहचान चुका हूँ। आगे अगर और भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं और भी पैसे देने को तैयार हूँ। उसके बाद जो विजय था छुट्टी लेता है और फिर अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर अपने गांव प्रतापगढ़ आ जाता है। वहां आने के बाद सीधे वो हॉस्पिटल जाता है, 2 लाख रुपए जमा करवाता है। उसके बाद उसकी मां का ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी मां मौत के खतरे से बाहर आ गई है। लगभग 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उनका डिस्चार्ज होता है। विजय अपनी मां को लेकर घर आता है। अब इन सब चीज़ों में लगभग 2 महीने का समय विजय का गुजर जाता है, क्योंकि घर में रहकर वो अपनी माँ का देखभाल भी अच्छे से करता है। अब इसके बाद उसको ख्याल आता है कि फिर से मुझे सूरत जाना चाहिए, क्योंकि घर में अब पैसे 1 रुपये भी नहीं थे और उसको तो काम करना ही था। इस बीच उसके मालिक बहुत बार फ़ोन भी करते हैं, जो हीरा व्यापारी सेठ जी होते हैं, बहुत बार फ़ोन भी करते हैं और पूछते हैं कि विजय अगर और पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें भेज दूँगा। विजय कहता है कि नहीं सर, जो पैसे आपने मुझे दिए थे उन्हीं पैसों में मेरा पूरा काम बन गया, फिलहाल मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब 2 महीने के बाद फिर से विजय चला जाता है सूरत। सूरत जाने के बाद फिर से अपने कामकाज में लग जाता है। अब इस दौरान जो सेठ जी थे हमेशा उसको अपने साथ बिजनेस मीटिंग के लिए ले जाया करते थे। अब जो भी बिजनेस मीटिंग में लोग आते थे सभी उनसे यही पूछा करते थे कि ये आपका बेटा है क्या। अब जो सेठ जी थे वो मुस्कुरा देते और कहते कि बस बेटा जैसा ही समझो, क्योंकि विजय को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि वो एक गरीब घर का लड़का है और उनका नौकर है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, हैंडसम था, देखने में काफ़ी खूबसूरत था। इस वजह से लोग यही समझते थे। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है और 1 से 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब 17 जून 2017 की रात की बात है कि रात के वक्त सभी लोग खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। जितने भी घर के नौकर थे वो भी अपना काम काज निपटाते हैं और सभी चले जाते हैं अपने अपने जगह पर सोने के लिए। इधर जो विजय था वो भी अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके आधी रात हो जाती है। रात के लगभग 1 बज जाते हैं। अब 1 बजे रात को शॉर्ट सर्किट से घर में किसी तरह से आग लग जाती है। अब जो सेठ जी का हवेली था उसमें ज़्यादातर फर्नीचर का ही काम था, लकड़ी का ही काम था। इस वजह से आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है और कुछ ही मिनट के अंदर जब घर में आग लगती है तो किसी तरह से घर के जितने भी सदस्य होते हैं जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ,
बचाओ। अब जो सेठ जी की बेटी थी वो घर के अंदर ही थी, वो अपने कमरे में ही थी, वो निकल नहीं पाती है क्योंकि वो गहरी नींद में थी। अब इस वजह से आग बहुत ज़्यादा लग जाती है। जब आग उसके कमरे में भी आ जाती है धीरे धीरे, तब जाकर उसकी आंखें खुलती है और वो घर में ही चिल्लाने लगती है। इधर जो सेठ जी थे और उसकी पत्नी थी वो लोग बाहर थे और सभी चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। अब उसी में कुछ लोग फ़ोन कर देते हैं पुलिस को, कुछ लोग फ़ोन करते हैं फायर ब्रिगेड को, लेकिन वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं होता है। जब सेठ जी इस तरह से चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ, तब जाकर विजय सेठ जी के पास आता है और पूछता है कि सेठ जी घर में कोई रह गया है क्या। तब जाकर रोते हुए सेठ जी कहते हैं कि मेरी बेटी तो घर में ही फंस गई है, अब उसको कौन बचाएगा। विजय कहता है कि सेठ जी आप परेशान मत होइए, मैं जाता हूँ अंदर और उसे बचा कर लाता हूँ। उसी वक्त पड़ोस के एक आदमी से विजय कंबल मांगता है कि जाओ एक कंबल लेकर आओ। वो आदमी तुरंत जाता है, अपने घर से कंबल लेकर आता है। विजय उस कंबल को भिगाता है और अपने आप को वो ओढ़ लेता है, लेकिन सेठ जी वहीं पर थे। सेठ जी उसको मना करते हैं कि विजय अंदर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तुम मत जाओ, तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। लेकिन विजय एक नहीं सुनता है, चला जाता है घर के अंदर। किसी तरह वो जाता है सेठ जी की बेटी के कमरे में और उसको अपने गोद में लेता है। उसी कंबल से ढककर लगभग 15 मिनट के बाद वो उस घर से बाहर निकलता है। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, सेठ जी की बेटी बेहोश थी और उसके साथ साथ वो भी वही जमीन पर गिर जाता है। अब सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और तुरंत उन दोनों का ट्रीटमेंट शुरू होता है। दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, दोनों का ट्रीटमेंट अच्छे से चलता है, जो भी वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह थी सभी दी जाती है। 3 दिन तक इधर रिया बेहोश होती है। 3 दिन के बाद उसको होश आता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। अब जो डॉक्टर थे रिया के मम्मी पापा से कहते हैं कि आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, इसको आप घर ले जा सकते हैं। अब जो उसके मम्मी पापा थे रिया को तो डिस्चार्ज कराकर घर ले आते हैं, लेकिन उधर जो विजय था उसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। लगभग 15 से 16 दिन लग जाते हैं उसको होश आने में। 17 दिन में उसको होश आता है। जब होश आता है तो उसके मालिक वहीं पर खड़े हुए थे, सेठ जी। अब जो विजय था वो पहले पूछता है कि सेठ जी आपकी बेटी कैसी है। सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी सही सलामत है, मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुका पाऊंगा। विजय कहता है कि सर आप मुझे बेटा भी कहते हैं और फिर इस तरह की बातें कह रहे हैं, मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने वो फ़र्ज़ निभाया है। अब कुछ दिन हॉस्पिटल में और रहने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब ये भी खतरे से बाहर है, आप इसको भी घर ले जा सकते हैं। लगभग 20 दिन के बाद सेठ जी विजय को घर लेकर आते हैं। उसके बाद अच्छे से उसका देखभाल करते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते हैं। और तब तक जो सेठ जी की बेटी थी रिया वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब रिया को पता चलता है कि उसकी जान विजय ने बचाई है तो धीरे धीरे करके अब रिया उसकी ओर आकर्षित होती चली जाती है। अब आए दिन उसके कमरे में जाती, उसका अच्छे से देखभाल करती, खाने पीने का ख्याल रखती और उसके साथ बहुत सारा हंसी मजाक भी किया करती। 1 महीने के बाद अब पूरी तरह से विजय भी ठीक हो जाता है, फिर से अपने कामकाज में लग जाता है। इधर जो सेठ जी की बेटी थी रिया, अब धीरे धीरे करके उसका कॉलेज का जो एग्ज़ाम था वो शुरू हो जाता है। अब आए दिन विजय उसको लेकर कॉलेज जाता, छोड़ने के लिए वहीं पर रुकता और फिर उसके साथ वो घर आता। अब एक दिन की बात है कि रिया उसको ले जाती है एक होटल में, दोनों बैठकर वहाँ पर चाय नाश्ता करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उसी वक्त रिया पूछती है उससे कि अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब आता है। अब वो तो बर्थडे मनाता नहीं था, गरीब घर का लड़का था। वो कहता है कि मैं बर्थडे नहीं मनाता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद ही मेरा जन्मदिन आने वाला है। अब रिया कहती है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी और बड़े ही धूमधाम के साथ। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके दूसरा दिन भी आ जाता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। अब बर्थडे वाले दिन जो विजय था अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन उस दिन हवेली को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया जा रहा था। विजय को इस बारे में थोड़ा भी भनक नहीं लगा कि आखिर वो हवेली क्यों सजाई जा रही है। धीरे धीरे शाम का वक्त होता है, पूरी हवेली अच्छी तरह से सज जाती है।
अब जैसे ही शाम का वक्त होता है, रिया उसके कमरे में जाती है, एक गुलाब का फूल लेकर उसको देती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे। अब वो भी बहुत खुश होता है। उसके बाद काला रंग का पट्टी रिया उसकी आंखों में बांधती है और कहती है कि चलो बाहर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद उसको ले आती है हॉल रूम में, जहाँ पर डाइनिंग साइड होता है, उसी एरिया में ले आती है। पूरा घर अंधेरा था। लाने के बाद अब लाइट ऑन किया जाता है और उसकी आंखों की पट्टी को जब खोली जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। विजय से बड़ा तो वहाँ पर केक रखा हुआ था। जैसे उसकी आंखें खुलती है, अब गिटार के ट्यून में हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजने लगता है और सभी हैप्पी बर्थडे कहने लगते हैं। अब यह सब देखकर विजय बहुत खुश होता है। सबके सामने केक काटी जाती है। उसके बाद जो रिया थी वो कहती है कि विजय, अब तुम गिफ्ट नहीं लोगे क्या? मेरे पापा से गिफ्ट मांगो। अब वो कहता है कि मैं गिफ्ट क्या लूँ, आपके परिवार ने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी वक्त जो रिया के पापा थे एक चाबी देते हैं विजय के हाथ में और कहते हैं कि जाओ बाहर, तुम्हारा गिफ्ट बाहर रखा हुआ है। अब उस चाबी को लेकर एक्साइटेड होकर वो जब बाहर जाता है तो देखता है कि एक चमचमाती गाड़ी रखी हुई है जो कि बाइक थी, और वो बाइक उसे पहले से ही पसंद था। अक्सर वो रिया से कहा करता था कि मैडम, एक दिन मैं ये बाइक जरूर लूँगा। उसके बाद रिया उसके पास आती है और कहती है कि विजय, तुम्हें ये बाइक बहुत पसंद है ना, तुम मुझे हमेशा कहा करते थे कि एक दिन तुम ये बाइक जरूर लोगे। आज देखो, मेरे पापा ने ही तुम्हें गिफ्ट के तौर पर ये बाइक दे दी है। विजय बहुत खुश होता है और उसी वक्त अपने सेठ जी के पास जाता है, पैर छूता है और बहुत ही आभार व्यक्त करता है। अब सबके सामने जो रिया थी विजय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और चुपके से उसके कान में कहती है कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दरअसल जो रिया थी ये बात अपने पापा से पहले ही कह चुकी थी कि पापा, मैं विजय से प्यार करने लगी हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब पूरी महफिल में उसके बाद माइक में रिया अनाउंस करती है और माइक में भी वो अपने प्यार का इजहार करती है और विजय से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जब पूरे लोगों के सामने रिया उससे पूछती है तो विजय तो बहुत डर जाता है और अपने वो सेठ जी को ही देखने लगता है। सेठ जी भी विजय को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ विजय, ये सच है, रिया तुमसे शादी करना चाहती है और हम लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है। अब वहीं पर विजय भी हाँ कह देता है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। विजय अपने काम को अच्छे ढंग से करने लगता है। अब उसके बाद से उस घर के लोग, जो सेठ जी थे, सेठ जी की पत्नी थी, अब अपने बेटे की तरह विजय का ख्याल रखने लगे थे और घर की मेंबर की तरह उसका ट्रीटमेंट होता था। यानी कि जो घर के मेंबर करते थे वैसा ही विजय भी करता था। अब 12 दिसंबर साल 2018 को बड़े ही धूमधाम से विजय और रिया की शादी होती है। उस शादी में विजय के जितने भी परिवार वाले थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सभी सूरत पहुंचते हैं और उस शादी में शामिल होते हैं। और आज रिया और विजय एक दूसरे के साथ बेहद खुश है और अपने ससुर का हीरा व्यापार का बिजनेस वो अच्छे से चला रहा है। उसमें रिया भी भरपूर साथ दे रही है। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से एक गरीब लड़के की किस्मत कैसे बदल जाती है वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस कंपनी में जाएगा काम करने के लिए, उसी कंपनी के हीरा व्यापार का वो मालिक बन जाएगा। तो ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।